नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की कुछ बुनियादी मगर बहुत ही अहम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं, लगता है जैसे कानून के छात्रों के लिए बनाए गए हों। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनमें जो जानकारी है उसे थोड़ा आसान करके समझें। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की खास बातें क्या हैं, हमारी संसद वो कैसे काम करती है, और हाँ, देश के राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है, तो जाहिर है इसमें कई परतें होंगी। चलिए, इन नोट्स के जरिए इसकी कुछ अहम गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले संविधान का जो मूल ढांचा है उसकी बात करते हैं। नोट्स में एक दिलचस्प बात कही गई है कि ये ढांचा संघीय है, मतलब फेडरल, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, यानी यूनिटरी। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी पहचान है। देखिए, संघीय होने का मतलब सीधा सा है कि शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी हुई हैं, जैसे कई दूसरे फेडरल देशों में होता है। हर स्तर की सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं और संविधान में इसका जिक्र भी है। जैसे हमारा संविधान लिखित है, कुछ हद तक कठोर भी है। शक्तियों का बंटवारा साफ साफ किया गया है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र राज्य के झगड़े सुलझाती है। और हाँ, केंद्र में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सब तो संघीय व्यवस्था की निशानियां हो गईं। लेकिन जब हम कहते हैं आत्मा में एकात्मक, तो इसका मतलब है कि कुछ खास परिस्थितियों में, या कह लीजिए राष्ट्रीय हित के मामलों में, केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जैसे आपातकाल लगता है तो ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, है ना? हाँ हाँ, वो तो है। इसके अलावा जैसे एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, अमेरिका की तरह दोहरी नहीं। न्यायपालिका भी एकीकृत है, ऊपर से नीचे तक। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है। तो ये सब बातें व्यवस्था को थोड़ा एकात्मकता की ओर झुकाती हैं। तो ये एक तरह का मतलब मिला जुला रूप है, भारत की विविधता और एकता की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, समझी। यानी ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। और सरकार के स्वरूप के बारे में नोट्स में संसदीय प्रणाली या वेस्टमिंस्टर मॉडल का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ बिल्कुल, भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली अपनाई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्यपालिका यानी जो सरकार चलाते हैं, वो विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, यहाँ दो तरह के प्रमुख होते हैं। एक नाममात्र के प्रमुख मतलब नॉमिनल हेड, और एक वास्तविक प्रमुख रियल हेड। राष्ट्रपति हमारे देश के नाम मात्र के प्रमुख हैं। अच्छा, जबकि असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। तो मतलब राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रमुख हुए, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, संवैधानिक तौर पर प्रमुख तो वही हैं, सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन हाँ, व्यवहारिक शक्तियां प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास ही हैं। दूसरी खास बात है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसे। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है और वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकसभा यानी निचला सदन। जी, अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे, मतलब विश्वास मत हार जाए, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मंत्री जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तीसरी बात, कार्यपालिका और विधायिका जुड़े हुए हैं। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ता है। ये अमेरिकी सिस्टम से अलग है। वहाँ कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और चौथी बात, प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं। वो मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था असल में ये सुनिश्चित करती है कि सरकार हमेशा संसद के प्रति और उसके जरिए जनता के प्रति जवाबदेह रहे। ठीक है, ये तो हुई सरकार के स्वरूप की बात। अब आते हैं संसद पर। जैसा हम जानते हैं, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, और इसका मुख्य काम है देश के लिए कानून बनाना। इन नोट्स के हिसाब से ये कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये हमेशा एक जैसी होती है? नहीं, प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि प्रस्तावित कानून यानी विधेयक या बिल किस तरह का है। मोटे तौर पर हम 3 तरह के विधेयकों की बात कर सकते हैं। पहला है साधारण विधेयक, मतलब ऑर्डिनरी बिल। ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। कानून बनने के लिए इसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी है।
अगर मान लीजिए दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर सहमति नहीं बन पाती, कोई मतभेद हो जाता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में संविधान में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, बुलाने का प्रावधान है, ताकि उस गतिरोध को दूर किया जा सके। अच्छा, और अगर विधेयक पैसे से जुड़ा हो तो नोट्स में धन विधेयक या मनी बिल का जिक्र है, वो क्या अलग है? हाँ, धन विधेयक एक खास किस्म का विधेयक है। ये मुख्य रूप से टैक्स लगाने, हटाने, सरकार की उधारी या भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने जैसे मामलों से जुड़ा होता है। इसकी प्रक्रिया काफी अलग है। पहली बात, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। केवल लोकसभा में? जी हाँ, और लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा इसे ना तो खारिज कर सकती है, ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। वो सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकती है, और उसके लिए भी सिर्फ 14 दिन का समय होता है। 14 दिन में उसे विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है, सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के। अब ये लोकसभा पर है कि वो उन सिफारिशों को माने या ना माने। वो चाहे तो मान सकती है, चाहे तो नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्ति कहीं ज्यादा है राज्यसभा से। बिल्कुल सही समझा आपने। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, और यह माना जाता है कि देश के पैसे पर, वित्त पर नियंत्रण उसी सदन का होना चाहिए जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अच्छा, तीसरा प्रकार है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये संविधान में बदलाव करने के लिए होते हैं। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ज्यादा। और इसीलिए इनके लिए प्रक्रिया भी बहुत सख्त रखी गई है। इन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास करना होता है, और वो भी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत, ये तो काफी मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है, और इसीलिए संविधान में आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते। एक और जरूरी बात यह है कि संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे ने नहीं किया, तो वो विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। ये प्रक्रिया तो वाकई काफी जटिल है, खासकर संविधान संशोधन वाली। अच्छा, नोट्स में एक और चीज का जिक्र है, संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों है? देखिए, संसदीय विशेषाधिकार कुछ खास अधिकार और छूट हैं जो संसद को, उसके दोनों सदनों को और उसके सदस्यों को मिले हुए हैं। इनका मकसद ये है कि संसद और उसके सदस्य बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम ठीक से कर सकें, प्रभावी ढंग से कर सकें। जैसे एक बहुत अहम विशेषाधिकार है भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब है कि संसद के किसी सदस्य ने सदन में या उसकी किसी समिति में क्या कहा या कैसे वोट दिया, इस आधार पर उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अच्छा, मतलब वो सदन में कुछ भी कह सकते हैं। अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालतें संसद की कार्रवाई की प्रक्रिया में अगर कोई कथित अनियमितता हुई हो, मतलब प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, तो उस आधार पर सवाल नहीं उठा सकती। यानी संसद के अंदर की कार्रवाई कैसे चल रही है, इस पर न्यायपालिका आमतौर पर दखल नहीं देती। ये संसद की अपनी स्वायत्ता, उसकी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि इन विशेषाधिकारों को लेकर कभी कभी बहस भी होती है कि कहीं इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इनकी सीमा क्या होनी चाहिए। लेकिन मूल विचार यही है कि संसद बिना किसी रुकावट के अपना संवैधानिक दायित्व निभा सके। हाँ, ये संतुलन बनाए रखना शायद हमेशा एक चुनौती रहती होगी। चलिए, अब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका के प्रमुख यानी राष्ट्रपति की। संविधान उन्हें देश का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहता है। हमने पहले भी जिक्र किया कि असली शक्ति तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। तो फिर राष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका क्या रह जाती है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन जैसा आपने कहा, अनुच्छेद 74 ये साफ करता है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेंगे। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प पहलू यह है कि राष्ट्रपति चाहें तो मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद फिर से वही सलाह देती है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। तो वो एक तरह से संवैधानिक शासक हैं, सरकार के फैसलों पर अपनी मोहर लगाते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां वे अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करना है ये तय करने में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। ठीक है, यानी भूमिका मुख्य रूप से संवैधानिक है, फॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां तो होंगी ही। नोट्स में तो काफी लंबी लिस्ट दी गई है शक्तियों की। हाँ बिल्कुल, भले ही वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, संविधान उन्हें कई बहुत अहम शक्तियां देता है। हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं समझने के लिए। जैसे कार्यकारी शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करना, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर है विधायी शक्तियां, संसद का सत्र बुलाना, सत्र खत्म करना, सत्रावसान, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर। हर चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करना। और कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। वो बिल वाला पॉइंट तो अहम है, वीटो पावर्स। हाँ वही है, वीटो शक्तियां। जब संसद कोई बिल पास करके उनके पास भेजती है तो उनके पास कुछ विकल्प होते हैं। वो सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, या बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है तो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। ये सस्पेंसिव वीटो है। और एक दिलचस्प चीज है पॉकेट वीटो। इसमें वो बिल पर ना हाँ करते हैं ना, बस उसे अपनी जेब में रख लेते हैं। मतलब अनिश्चित काल के लिए कोई फैसला नहीं करते। अच्छा, पॉकेट वीटो। जी। फिर न्यायिक शक्तियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर सलाह मांग सकते हैं। हालांकि वो सलाह मानने को बाध्य नहीं है, और उन्हें कुछ मामलों में सजा माफ करने या कम करने की शक्ति भी है, जिसे क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण हैं आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। और एक खास विधायी शक्ति और है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इस पर हमें थोड़ी और बात करनी चाहिए। हाँ, ये अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123, ये काफी अहम लगती है, खासकर तब जब संसद सत्र में ना हो। ये क्या है और कैसे काम करती है? देखिए, अध्यादेश एक तरह का अस्थायी कानून होता है, टेम्पररी लॉ। इसे राष्ट्रपति तब जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और राष्ट्रपति को ऐसा लगे, उन्हें संतुष्टि हो कि भाई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि तुरंत कोई कानूनी कार्रवाई जरूरी है। ये शक्ति इसलिए दी गई है ताकि अगर अचानक कोई गंभीर स्थिति आ जाए और संसद बैठक में ना हो तो भी जरूरी कानून बनाया जा सके, सरकार काम कर सके। तो ये जो अध्यादेश है, ये संसद के कानून जितना ही शक्तिशाली होता है? हाँ बिल्कुल, इसका प्रभाव, इसकी ताकत बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसी ही होती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ शर्तें हैं। पहली, ये उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, ऐसा नहीं कि किसी भी विषय पर अध्यादेश आ जाए। दूसरी, इसे जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि जरूरी है कि वाकई तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि अब कोर्ट इस संतुष्टि की भी समीक्षा कर सकती है कि क्या वाकई ऐसी जरूरत थी। अच्छा, यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संसद की बैठक दोबारा शुरू होती है तो इस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर 6 वीक्स दोनों सदनों से पास करवाना होता है। अगर संसद इसे पास कर देती है तो ये स्थायी कानून बन जाता है, और अगर संसद इसे नामंजूर कर दे या 6 हफ्ते बीत जाएं और ये पास ना हो पाए तो ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। राष्ट्रपति चाहें तो इसे 6 हफ्ते से पहले भी वापस ले सकते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं विशेष परिस्थितियों के लिए एक अस्थायी विधायी उपाय है। तो कुल मिला के हमने आज भारतीय संविधान की कुछ मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये संघीय और एकात्मक विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण है। हमने सरकार के संसदीय स्वरूप को समझा, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। हमने संसद की कानून बनाने की प्रक्रियाओं पर नजर डाली, अलग अलग तरह के विधेयकों पर और उन्हें पास करने के तरीकों पर, साथ ही सदस्यों के विशेषाधिकारों के महत्व को भी समझा। और अंत में हमने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और उनकी जो व्यापक शक्तियां हैं, खासकर ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उस पर चर्चा की। हाँ, और इस पूरी चर्चा से खासकर ये जो अध्यादेश वाली शक्ति है, अनुच्छेद 123, इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसपे आगे सोचा जा सकता है। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति को दी गई ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब बिना संसद की तत्काल भागीदारी के कानून बना देने की जो ये शक्ति है, क्या ये कभी कभी कार्यपालिका को यानी सरकार को
विधायिका के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नहीं बना देती। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, हालांकि जैसा हमने डिस्कस किया, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जैसे कि न्यायिक समीक्षा की संभावना है, बाद में संसदीय अनुमोदन की जरूरत है। फिर भी ये सोचना लाजमी है कि इस शक्ति का इस्तेमाल क्या वाकई में केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होता है, या कभी-कभी इसे सामान्य विधायी प्रक्रिया से, मतलब पार्लियामेंट से बचने के एक रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शक्ति संतुलन और इसके व्यवहारिक अमल से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे इस शक्ति का संतुलन बना रहे। आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भारतीय संविधान की इन प्रमुख अवधारणाओं को समझने में इससे काफी मदद मिली होगी।